नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का यह एपिसोड अजय जी की कहानी पर आधारित है। अब यह पूरी कहानी आप अजय जी की ही नज़र से सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें। तो अब बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के पास बसे नयागढ़ नाम के एक कस्बाई इलाके से ताल्लुक रखता हूं। आज जो खौफनाक दास्तान मैं आप सभी को सुना रहा हूं, वह किसी किताब, अफवाह या इंटरनेट पर घूमती कहानी नहीं, बल्कि मेरे अपने जीवन में घटा वह सच है जिसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया और जिसकी टीस आज भी मेरे दिमाग के किसी कोने में जिंदा है। ये बात उस दौर की है जब मैं पूरी तरह ट्रक ड्राइविंग पर निर्भर था और हफ्तों घर से बाहर रहकर लंबी दूरी का माल ढोया करता था। हालांकि अब लगभग 2-3 साल हो चुके हैं जब मैंने यह काम लगभग छोड़ दिया है, क्योंकि लगातार कई सालों तक खराब सड़कों पर घंटों एक ही पोजीशन में बैठकर गाड़ी चलाने की वजह से मेरी कमर में ऐसा दर्द बैठ गया कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि रीढ़ की हड्डी के जोड़ कमजोर हो चुके हैं और अब ज्यादा लंबा सफर मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। हालांकि आज भी कभी कभी आसपास की मंडियों तक छोटा मोटा सामान पहुंचाने चला जाता हूं, लेकिन पहले की तरह लगातार ट्रक पर रहना अब मुमकिन नहीं। जिस घटना की मैं बात कर रहा हूं वह आज से करीब 6-7 साल पुरानी है, जब मैं और मेरा खलासी राहुल एक साथ दिल्ली से माल लेकर राजस्थान की सीमा से लगे एक छोटे कस्बे की ओर जा रहे थे। राहुल सिर्फ मेरा सहायक नहीं बल्कि मेरे लिए छोटे भाई जैसा था। हमारे घर पास पास थे और उसके पिता, जिन्हें मैं सम्मान से काका कहता था, उन्होंने ही उसे मेरे हवाले यह सोचकर भेजा था कि शहर की हवा लगेगी, कुछ पैसे कमाएगा और दुनिया को समझेगा। वह मुश्किल से 17-18 साल का था। आंखों में सपने, दिल में जोश और हर नई चीज को देखने का जुनून। उसे ट्रक की ऊंची सीट से बदलते शहर, लंबे खेत और सुनसान रास्ते देखना बेहद पसंद था। हमारे अलावा ट्रक में कोई तीसरा नहीं था, सिवाय पीछे तिरपाल से ढंग के उस भारी भरकम परचून के सामान के, जिसमें तेल, दालें, मसाले, बिस्कुट, साबुन और न जाने कितनी रोजमर्रा की चीजें भरी थीं, जिन्हें हमें एक बड़े व्यापारी तक पहुंचाना था। सफर की शुरुआत बेहद हल्के फुल्के माहौल में हुई थी। दिल्ली की भीड़ और शोर से निकलते ही जब ट्रक खुले हाईवे पर दौड़ने लगा तो ऐसा महसूस हुआ मानो जंजीरें टूट गई हों। केबिन में लगे पुराने टेप रिकॉर्डर से मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के गीत गूंज रहे थे और राहुल अपनी कच्ची मगर दिल से निकली आवाज में उनके सुर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह रास्ते भर गांव की खबरें सुनाता रहा कि किसकी बेटी किसके साथ भाग गई, किसके खेत में इस बार फसल लहलहा रही है, सरपंच ने फिर कौन सा नया खेल कर दिया। और इन्हीं मासूम मगर सच्ची बातों में समय कब बीतता चला गया हमें पता ही नहीं चला। उसकी बातों में एक ऐसी सादगी थी जो लंबे और थकाने वाले सफर को भी आसान बना देती थी। और शायद तभी हमें अंदाजा नहीं हुआ कि यह हंसी मजाक और बेफिक्री बहुत जल्द एक ऐसे डर में बदलने वाली है जिसकी गूंज मेरी जिंदगी में आज तक खत्म नहीं हुई, जिसे सुनकर कभी हंसी छूट जाती थी तो कभी दिल को एक अजीब सी सुकून भरी खुशी मिलती थी। राहुल बार बार मुझसे बड़े शहरों की जिंदगी के बारे में सवाल करता, कभी वहां की लड़कियों को लेकर, कभी ऊंची ऊंची इमारतों और चमचमाती महंगी गाड़ियों को लेकर, और मैं अपने सीमित अनुभव के हिसाब से उसे समझाने की कोशिश करता। उसने एक बार मासूमियत से पूछा था कि अजय भैया, ये दिल्ली जैसे शहरों में लोग इतना पैसा आखिर कमाते कैसे हैं? हर कोई तो यहाँ किसी राजा की तरह घूमता नजर आता है। तब मैंने हंसते हुए उसे कहा था कि बाहर से दिखने वाली यह चमक सिर्फ एक परत है। इन ऊंची इमारतों के पीछे ऐसी ऐसी तंग और अंधेरी कोठरियां भी होती हैं, जहां लोग पूरी उम्र घिसते रहते हैं, दिन को रात और रात को दिन बनाकर मेहनत करते हैं। अपनी सादी जिंदगी में कम से कम चैन की नींद तो नसीब होती है। ऐसी ही बातों के बीच हंसते खेलते हमारा सफर बिना किसी बोझ के आगे बढ़ता जा रहा था और हमें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि यह बेफिक्री और यह मुस्कान कुछ ही घंटों में ऐसे डर में बदलने वाली है जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की थी। धीरे धीरे दिन ढलने लगा, सूरज पश्चिम की तरफ झुकता गया
और आसमान में लालिमा घुलती चली गई। रास्ते में हमने एक ढाबे पर ट्रक रोका, गरम चाय पी, ताजे पराठे खाए और थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फिर सफर पर निकल पड़े। रात का अंधेरा अब हाईवे पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, गाड़ियों की आवाजाही कम होती जा रही थी और हम शहर की रोशनी से बहुत दूर एक ऐसे सुनसान रास्ते पर पहुंच चुके थे जहां दोनों ओर दूर दूर तक खेत और झाड़ियां फैली हुई थीं। बीच बीच में कोई छोटा गांव पीछे छूट जाता, जिसकी टिमटिमाती रोशनी कुछ पलों के लिए मन को ढांढस देती और फिर वही घना सन्नाटा हमारे साथ चलने लगता। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। राहुल की आंखें भारी होने लगी थीं और मेरी थकान भी अब खुद को महसूस कराने लगी थी। टेप रिकॉर्डर कब का बंद हो चुका था और केबिन में सिर्फ इंजन की एक सी आवाज गूंज रही थी। मैं सड़क पर नजरें जमाए ट्रक चला ही रहा था कि अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई। ऐसा लगा मानो किसी ने नीचे से कुछ फाड़ दिया हो। उसी पल ट्रक बुरी तरह एक तरफ खींचने लगा और स्टीयरिंग मेरे हाथों में कांप उठा। मैंने पूरी ताकत लगाकर संतुलन संभाला, धीरे धीरे ब्रेक दबाया और किसी तरह ट्रक को सड़क के किनारे रोक पाया। उस एक पल में दिल जैसे सीने में ही बैठ गया था। घबराकर नींद से जागा। राहुल कांपती आवाज में पूछ बैठा कि क्या हुआ भैया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने हाँफते हुए कहा कि शायद टायर फट गया है। इतना कहकर माथे से पसीना पोंछते हुए मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया, क्योंकि इतनी रफ्तार में टायर फटना सीधे मौत को बुलावा देने जैसा होता है। अगर जरा सा भी संतुलन बिगड़ जाता तो आज हमारी कहानी यहीं खत्म हो चुकी होती। हम दोनों नीचे उतरे तो ऐसा लगा जैसे अंधेरे ने हमें चारों तरफ से घेर लिया हो। ये वैसा अंधेरा बिल्कुल नहीं था जैसा शहरों में दिखता है, बल्कि एक गाढ़ा, स्याह और दबाव बनाने वाला अंधेरा, जिसमें आंखें खुली होने के बावजूद कुछ साफ नजर नहीं आता। आसमान में चांद कहीं नहीं था और बस गिने चुने तारे हल्की सी टिमटिमाहट के साथ मौजूद थे, जिनसे कोई खास रोशनी नहीं मिल रही थी। हमने मोबाइल की टॉर्च जलाई और ट्रक के पिछले हिस्से की ओर बढ़े, जहां रोशनी पड़ते ही साफ दिख गया कि पीछे के जोड़े में लगा बाहरी टायर पूरी तरह फट चुका था। उसके रबर के टुकड़े ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने उसे फाड़ दिया हो और अब भी हवा निकलने की सीटी जैसी आवाज आ रही थी। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि यह तो पूरा खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरे भरोसे के साथ बोला कि कोई बात नहीं भैया, स्टेपनी लगा लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसका यह आत्मविश्वास उस डर भरी रात में भी मुझे थोड़ी तसल्ली दे रहा था। हमने मिलकर ट्रक के नीचे रखे औजार निकाले। जैक, पाना और रॉड बाहर रखते समय लोहे की टकराने की आवाज उस खामोशी में कुछ ज्यादा ही तेज और अजीब लग रही थी। जैक लगाकर ट्रक को ऊपर उठाया और मेहनत से बड़े बड़े नट खोलकर फटे टायर को अलग किया। पसीना ठंडी रात के बावजूद हमारे बदन से बह रहा था, लेकिन असली झटका तब लगा जब स्टेपनी को नीचे उतारकर जमीन पर रखा गया। उसे देखते ही दिल में एक अजीब सी आशंका हुई। मैंने हाथ से दबाकर देखा और उसी पल समझ गया कि हमारी किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि उसमें हवा नाम की कोई चीज नहीं थी। स्टेपनी भी पूरी तरह पंक्चर थी। शायद पिछली बार इस्तेमाल के बाद उसे ठीक करवाना हम भूल गए थे और आज उसी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। अब हमारे चेहरों पर घबराहट साफ दिखने लगी थी, क्योंकि हम एक ऐसे सुनसान हाईवे पर फंसे थे जहां दूर दूर तक न कोई गांव नजर आ रहा था और न ही किसी ढाबे की रोशनी। मोबाइल फोन में नेटवर्क बिल्कुल गायब था, इसलिए किसी को कॉल करना भी नामुमकिन था। सड़क से कभी कभार कोई गाड़ी गुजरती तो हम हाथ हिलाकर रोकने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं हुआ। शायद इस अंधेरी रात में सुनसान रास्ते पर खड़े दो लोगों को देखकर हर कोई डर रहा था, या उन्हें हम किसी गलत इरादे वाले इंसान जैसे लग रहे थे। वक्त चुपचाप आगे बढ़ रहा था और उसके साथ साथ हमारे दिलों में बैठा डर भी गहराता जा रहा था। चारों तरफ फैला वह सन्नाटा अब भारी लगने लगा था। झींगुरों की लगातार आवाज कानों में चुभने लगी थी और कहीं दूर से आती सियार की हुआ हुआ जैसी आवाज उस माहौल को इतना भयावह बना रही थी कि हर पल यह एहसास होने लगा था कि इस सुनसान अंधेरे में हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। हम दोनों पूरी तरह थक चुके थे और आखिरकार हार मानकर ट्रक के पास ही जमीन पर बैठ गए। राहुल की आवाज अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी, बल्कि उसमें टूटी हुई हताशा साफ झलक रही थी।
जब उसने मुझसे पूछा कि अब क्या करेंगे, भैया, उस पल मेरे पास भी कोई साफ जवाब नहीं था, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं खुद भी डरा हुआ था। लेकिन उम्र और जिम्मेदारी के कारण मैं यह डर दिखा नहीं सकता था। मैंने खुद को संभालते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह होते ही कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, बस इस रात को किसी तरह काटना है। यह कहकर हम दोनों ट्रक की केबिन में जाकर बैठ गए और दरवाजे बंद कर लिए, ताकि कम से कम बाहर फैले उस घने अंधेरे और डरावनी आवाजों से थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकें। हम दोनों चुपचाप अपनी अपनी सोच में डूबे बैठे थे। मेरे दिमाग में बार बार घर की तस्वीरें आ रही थीं। मेरी पत्नी और बच्चों का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था, जबकि राहुल शायद अपनी मां को याद कर रहा था। ऐसी बेबसी और लाचारगी मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं की थी। तभी अचानक दूर सड़क पर हमें एक हल्की सी पीली रोशनी हिलती डुलती नजर आई, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। पहले तो लगा कि शायद कोई साइकिल या मोटरसाइकिल होगी, लेकिन वह रोशनी बहुत धीमी और कमजोर थी। जैसे जैसे वह पास आती गई, हमें एक इंसान की धुंधली सी आकृति दिखाई देने लगी, और तब समझ आया कि वह रोशनी किसी लालटेन की है, जिसे हाथ में पकड़े एक आदमी पैदल चला आ रहा है। उस सुनसान और भयावह रात में किसी इंसान को अपनी ओर आते देखकर दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी, लेकिन उसके साथ ही मन में डर भी पैदा हुआ कि आखिर इतनी रात में इस वीरान सड़क पर लालटेन लेकर यह आदमी कौन हो सकता है और कहाँ जा रहा है। वह आदमी धीरे धीरे हमारे पास पहुंचा और ट्रक के पास आकर रुक गया। लालटेन की कांपती हुई पीली रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखा तो नजर आया कि वह करीब 60-65 साल का एक बूढ़ा आदमी है, जिसने मैला सा कुर्ता और धोती पहन रखी थी। उसके पैर नंगे थे और उन पर धूल मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। उसके चेहरे की गहरी झुर्रियां किसी सूखे खेत की दरारों जैसी लग रही थीं, और उसकी आंखें भीतर धंसी हुई थीं, जिनमें एक अजीब सा ठहराव और गहराई थी, जिसे देखकर मन असमंजस में पड़ गया। उसने भारी लेकिन सीधी सादी आवाज में पूछा कि बेटा, क्या हुआ है और इतनी रात यहाँ क्यों खड़े हो? उसकी आवाज में गांव की मिट्टी वाली अपनापन झलक रहा था। मैंने उसे पूरी बात बता दी कि कैसे टायर फट गया और कैसे स्टेपनी भी खराब निकली। वह बूढ़ा आदमी बहुत ध्यान से सब सुनता रहा और फिर कुछ पल चुप रहा, जैसे मन ही मन कुछ सोच रहा हो। उसके बाद उसने कहा कि चिंता मत करो बेटा, मेरा गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आज रात तुम लोग मेरे घर चलो और सुबह किसी मिस्त्री को बुलाकर गाड़ी ठीक करवा लेंगे। उसकी ये बात सुनकर हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली, और उस डर भरी रात में पहली बार ऐसा लगा कि शायद हमें कोई सहारा मिल गया है। लेकिन उस पल मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। सालों का ट्रक चलाने का अनुभव मुझे अंदर ही अंदर आगाह कर रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने खुद को संभालते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा कि बाबा, आपका गांव यहां से कितनी दूर है और आप इतनी रात को इस वीरान सड़क पर क्या कर रहे थे? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, जो अजीब तरह से सिर्फ उसके होंठों तक सीमित थी। आंखों में उसका कोई असर नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा कि बेटा, गांव बस खेतों के उस पार ही है, ज्यादा दूर नहीं, और रात में नींद नहीं आती तो यूं ही टहलने निकल आता हूं। उसका जवाब सुनकर मेरे मन को जरा भी सुकून नहीं मिला, क्योंकि इतनी सुनसान जगह पर जहां जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता है, कोई आदमी आधी रात को लालटेन लेकर टहलने क्यों निकलेगा? यह बात किसी भी तरह से तर्क संगत नहीं लग रही थी। लेकिन उस समय हमारे पास ज्यादा विकल्प भी नहीं थे, क्योंकि सड़क किनारे उसी अंधेरे में रात गुजारना किसी खतरे से कम नहीं था। हमने आपस में थोड़ी देर बात की, और राहुल, जो थकान और डर से लगभग टूट चुका था, बार बार यही कह रहा था कि बाबा के साथ चल लेना ही ठीक रहेगा। आखिरकार मजबूरी में मैंने भी हामी भर दी। हमने ट्रक को अच्छे से लॉक किया, जरूरी सामान और पैसे अपने पास रखे, और उस बूढ़े आदमी के पीछे चल पड़े। एक ऐसे सफर पर जिसका अंजाम हमें नहीं पता था। वह आगे आगे हाथ में लालटेन लिए चल रहा था, और हम दोनों उसके पीछे पीछे। कुछ ही दूर चलने के बाद हमने हाईवे की पक्की और चौड़ी सड़क छोड़ दी और एक संकरे कच्चे रास्ते पर मुड़ गए, जो खेतों के बीच से होकर गुजर रहा था। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि लालटेन की पीली रोशनी के बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर चलते हुए मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल गूंज रहा था कि अगर गांव पास है तो उसकी कोई रोशनी, कोई आवाज या कोई निशानी क्यों नजर नहीं आ रही। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, दिल में बैठा डर
और गहरा होता जा रहा था। हमें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हम किसी मदद की ओर नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 15 से 20 मिनट तक हम चुपचाप चलते रहे। हाईवे की समतल सड़क के मुकाबले यह कच्चा रास्ता बेहद उबड़-खाबड़ और पथरीला था। मेरे मजबूत जूते भी बार बार फिसल रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो यह रास्ता इंसानों के चलने के लिए बना ही नहीं, बल्कि बारिश के पानी के बहाव से खुद ब खुद बन गया। कोई नाला हो, रास्ते के दोनों ओर सिर से भी ऊंची ज्वार या बाजरे की सूखी फसल खड़ी थी, जो इतनी घनी थी कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हवा चलने पर वे सूखे तिनके आपस में टकराकर सरसराहट की ऐसी आवाज निकाल रहे थे जो उस सन्नाटे में दिल को और ज्यादा बेचैन कर रही थी। हवा में उठती उस सरसराहट से ऐसा महसूस हो रहा था मानो हजारों अदृश्य लोग अंधेरे में खड़े होकर हमारे बारे में ही फुसफुसा रहे हों, और उसी एहसास से मेरा दिल और ज्यादा बैठता जा रहा था। मैं डर को काबू में रखने के लिए मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा था, बस खुद को संभालने और हिम्मत बटोरने के लिए। हम दोनों बुरी तरह थक चुके थे और उमस भरी गर्मी में पसीने से पूरी तरह तरबतर थे। राहुल बार बार लड़खड़ा रहा था। वह गांव का लड़का जरूर था, लेकिन लंबे वक्त से ट्रक में बैठे रहने और शहर का खाना खाने की आदत ने उसकी सहन शक्ति भी कम कर दी थी। मेरे दिमाग में एक ही सवाल बार बार किसी कीड़े की तरह कुलबुला रहा था कि आखिर यह कैसा गांव है जो हाईवे से इतनी दूर इन सुनसान और वीरान खेतों के बीच बसा हुआ है। आज के समय में तो सरकारी योजनाओं के चलते छोटे से छोटे गांव तक पक्की सड़कें पहुंच चुकी हैं, फिर यह जगह अब तक कैसे छूटी रह गई? तभी राहुल ने हांफती हुई आवाज में चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि भैया और कितना चलना पड़ेगा? मेरे पैर अब जवाब दे रहे हैं। उसकी आवाज में थकान के साथ साथ चिड़चिड़ाहट भी साफ झलक रही थी। बूढ़े आदमी ने अपनी चाल जरा भी धीमी नहीं की, बस चलते चलते हल्का सा पीछे मुड़ा और लालटेन की कांपती पीली रोशनी में उसका चेहरा एक पल के लिए किसी डरावने लकड़ी के मुखौटे की तरह उभरा और फिर अंधेरे में गुम हो गया। उसकी आंखों में न कोई भाव था, न कोई अपनापन। बस उसने सूखे लहजे में कहा कि बेटा, बस पहुंचने ही वाले हैं, देखो सामने ही मेरा गांव है। हमने उस दिशा में देखा जिधर उसकी पतली उंगली इशारा कर रही थी, और फसलों के खत्म होते हिस्से के आगे दूर अंधेरे में कुछ धुंधले टेढ़े मेढ़े साए नजर आए जो शायद घरों के थे। ये देखकर हमें पल भर के लिए राहत मिली कि चलो आखिरकार कोई ठिकाना तो मिला जहां इस डरावनी रात को काटा जा सके। लेकिन यह तसल्ली बहुत जल्दी टूट गई, क्योंकि जैसे जैसे हम उस जगह के करीब पहुंचते गए उसका असली चेहरा साफ होता चला गया, और उसे देखते ही हमारी बची खुची हिम्मत भी जवाब देने लगी। वह कोई साधारण गांव नहीं था जैसा हमने अपने मन में सोचा था, बल्कि किसी उजड़े हुए चमन या भुताहा कस्बे का डरावना नमूना लग रहा था। वहां कदम रखते ही एक अजीब सा मौत जैसा सन्नाटा हम पर हावी हो गया। हाईवे पर कम से कम झींगुरों की आवाज तो सुनाई देती थी, लेकिन यहां तो वह भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो इस जगह से जिंदगी की हर आवाज को बेरहमी से खत्म कर दिया गया हो। गांव के ज्यादातर घर कच्ची मिट्टी और गारे से बने थे, जिनकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और उन पर गहरी दरारें पड़ी थीं। कई घरों की छतें पूरी तरह ढह चुकी थीं, जैसे किसी अनजानी तबाही ने उन्हें उजाड़ दिया हो, और उन टूटे फूटे मकानों के काले खाली मुंह अंधेरे में ऐसे लग रहे थे मानो वे चुपचाप हमारा इंतजार कर रहे हों, हमें निगल जाने के लिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस जगह पर वर्षों नहीं बल्कि सदियों से किसी इंसान का साया तक नहीं पड़ा हो। किसी भी मकान से रोशनी की एक पतली सी लकीर तक नजर नहीं आ रही थी, और न ही किसी आदमी या पालतू जानवर की कोई आवाज सुनाई दे रही थी। आमतौर पर गांवों में रात के वक्त कुत्तों के भौंकने की आवाज जरूर आती है, लेकिन यहां तो एक कुत्ते की आहट भी नहीं थी। पूरा का पूरा गांव किसी वीरान खंडहर की तरह खड़ा था, जो अपनी गहरी खामोशी से किसी बेहद भयावह और दर्दनाक अतीत की दास्तान सुना रहा हो। हवा में भी एक अजीब सी सड़ांध और सीलन घुली हुई थी, जैसे कोई चीज बहुत लंबे समय से बंद पड़ी हो और अब धीरे धीरे सड़ती जा रही हो। डर के मारे मेरा गला सूख गया और कांपती हुई आवाज में मैंने पूछा कि बाबा, यह कैसा गांव है? यहां तो कोई रहता हुआ नहीं लगता। मेरी बात सुनकर बूढ़े ने एक लंबी और भारी सांस ली, मानो अपने सीने पर रखा कोई बहुत पुराना बोझ बाहर निकाल रहा हो, और फिर बोला कि सब लोग शहरों की चमक दमक
और पैसे के लालच में यहां से चले गए बेटा। कहते हैं गांव में अब कुछ नहीं रखा, बस मैं और मेरी बुढ़िया ही बचे हैं जो अपनी मिट्टी और जड़ों को थामे हुए हैं। हम इसी मिट्टी में पैदा हुए और अब इसी में मरेंगे। उसकी बात सुनने में भले ही भावुक और पीड़ा से भरी लग रही थी, लेकिन हमारे दिलों में डर और गहरा उतर गया, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि हम एक ऐसे उजाड़ और भुताहा गांव में आ चुके थे जहां सिर्फ यह बूढ़ा और उसकी रहस्यमयी पत्नी रहते थे, बिल्कुल अकेले। इस ख्याल ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मन किया कि इसी वक्त बिना समय गंवाए वापस हाईवे की तरफ भाग जाएं। लेकिन पीछे लौटने का विचार भी उतना ही डरावना था, क्योंकि उस घने अंधेरे और खेतों के बीच से वापस जाने की हिम्मत अब हम में नहीं बची थी। मजबूरी में हम दोनों चुपचाप डरे सहमे भेड़ के बच्चों की तरह उसके पीछे चलते रहे और अपनी किस्मत को मन ही मन कोसते रहे। बूढ़ा हमें गांव की तंग और अंधेरी गलियों से घुमाता हुआ लगभग बीचों बीच बने एक मकान के सामने ले जाकर रुका। वह घर बाकी टूटे फूटे खंडहरों के मुकाबले थोड़ा बेहतर हालत में था। उसकी छत सही सलामत थी और दीवारें भी खड़ी थीं, लेकिन उस पर भी वीरानी और उदासी की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों से जगह जगह पलस्तर उखड़ा हुआ था और नीचे की तरफ काई जम गई थी। सामने लगा लकड़ी का बड़ा दरवाजा बेहद पुराना था और हल्की सी हवा में भी कराहता सा लग रहा था, जैसे सालों से उस पर तेल तक न लगाया गया हो। बूढ़े ने अपनी लालटेन दरवाजे के पास रखे एक पत्थर पर टिका दी और फिर दरवाजे पर 3 बार धीरे धीरे दस्तक दी। उस सन्नाटे में दस्तक की आवाज ऐसी गूंजी जैसे किसी ने हमारे कानों के बिल्कुल पास आकर ढोल बजा दिया हो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया और एक लंबा बेचैन कर देने वाला इंतजार शुरू हो गया, जिसमें हर गुजरता पल हमें पूरी 1 सदी जितना भारी लग रहा था। मैंने घबराकर राहुल की तरफ देखा, जिसकी आंखों में डर अब साफ झलक रहा था। राहुल का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया जैसे अगर छोड़ा तो वह यहीं बिखर जाएगा। बूढ़े ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी, इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ, और कुछ पलों की खामोशी के बाद दरवाजे के पीछे से किसी के भारी और घिसटते कदमों की आवाज आई। फिर वह दरवाजा एक डरावनी चरमराहट के साथ बहुत धीरे धीरे खुला और अंदर से एक बूढ़ी औरत ने झांक कर बाहर देखा, जो कद काठी और हालत में लगभग उस बूढ़े आदमी की ही परछाई लग रही थी। दुबली पतली देह, झुर्रियों से भरा चेहरा, मैली सी गहरे रंग की साड़ी और सिर पर ढका हुआ पल्लू। उसकी आंखें भीतर की ओर धंसी हुई थीं और लालटेन की रोशनी में 2 खाली गड्ढों जैसी प्रतीत हो रही थी। वह हमें ऐसी पैनी और अजीब निगाहों से घूर रही थी मानो हम इंसान नहीं बल्कि कोई चीज हो जिसका वह मन ही मन हिसाब लगा रही हो। उसकी नजरों में अपनापन या स्वागत का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडी और भूखी जिज्ञासा थी। उसने बेहद रूखे और बेजान स्वर में पूछा कि ये कौन है। उसकी आवाज सुनते ही मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने कांच पर नाखून रगड़ दिए हों और वह कंपन सीधा मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर गया हो। बूढ़े ने जल्दी से कहा कि ये मेहमान हैं भगवानी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी बेचारे, आज रात यहीं रुकेंगे। बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हल्का सा हिलाया और दरवाजे से एक तरफ हट गई। हमें अंदर आने का रास्ता देते हुए हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए बुरी तरह झिझकते और डरे हुए उस घर के भीतर दाखिल हुए, और जैसे ही हम अंदर पहुंचे उसने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। कुंडी चढ़ने की जो आवाज आई उसने ऐसा एहसास करा दिया जैसे हम किसी कमरे में नहीं बल्कि किसी कब्र में जिंदा बंद कर दिए गए हों। घर के भीतर का माहौल बाहर से भी ज्यादा भारी और दम घोंटने वाला था। अंदर जली एक और लालटेन की कमजोर पीली रोशनी में हर चीज टेढ़ी मेढ़ी और डरावनी दिख रही थी। वह एक ही बड़ा सा कमरा था जिसके एक कोने में फटे और गंदे पर्दे के पीछे शायद रसोई बनी हुई थी। दीवारों पर मकड़ियों के मोटे जाले लटके थे और हवा में सीलन, धूल और किसी अनजानी सी मीठी मगर अजीब गंध तैर रही थी, जिसने मेरे मन को और बेचैन कर दिया। घर में सामान के नाम पर बस कुछ पुरानी टूटी फूटी चारपाइयां और मिट्टी के बर्तन थे जो एक कोने में यूं ही पड़े हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इस घर ने बरसों से सफाई और इंसानी हलचल का मुंह नहीं देखा हो। बूढ़े ने धूल से ढकी एक चारपाई की ओर इशारा करते हुए कहा कि बैठ जाओ बेटा,
उस चारपाई पर धूल की इतनी मोटी परत जमी थी, मानो किसी ने जानबूझकर उस पर राख या आटा बिखेर दिया हो। हम दोनों डरे हुए जानवरों की तरह एक दूसरे से सटकर उसी चारपाई के एक कोने पर बैठ गए और अपनी पीठ दीवार से टिका ली, ताकि कम से कम पीछे से किसी अनजाने खतरे का डर न रहे। लेकिन दिल के भीतर बैठा डर अब इतना गहरा हो चुका था कि उस अंधेरे और सन्नाटे में सांस लेना भी किसी सजा से कम नहीं लग रहा था। हमारी आंखें उस घर की हर चीज को डर और आशंका के साथ टटोल रही थीं। वह बुढ़िया हमें लगातार घूरती हुई पर्दे से अलग किए गए रसोई के कोने की तरफ चली गई और बिना हमारी ओर देखे उसी रूखी बेजान आवाज में बोली कि तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। उस पल हम खुद को किसी मेहमान की तरह नहीं, बल्कि किसी कैदी की तरह महसूस कर रहे थे, क्योंकि उस घर का माहौल इतना भारी, घुटन भरा और भयावह था कि हमारे भीतर कुछ भी पूछने या बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। हम चुपचाप उस बूढ़े आदमी को देखते रहे, जो अब लालटेन की बत्ती ठीक करने में लगा हुआ था, और उसकी आंखों में उस पीली रोशनी की एक अजीब सी चमक उभर रही थी। ऐसी चमक जिसने मेरे भीतर एक गहरे और अनजाने डर को जन्म दे दिया था। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि हम किसी साधारण मुसीबत में नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। एक ऐसा जाल जिसे इन दोनों बूढ़े शिकारी बड़ी चालाकी और धैर्य से बुन चुके थे, और हम दोनों नासमझ परिंदों की तरह खुद चलकर उसमें कैद हो गए थे। एक ऐसी कैद जहां से बाहर निकलने का शायद कोई रास्ता नहीं था, सिवाय मौत के। हम दोनों उस अंधेरे और सीलन भरे कमरे में पत्थर की मूर्तियों की तरह चुपचाप और सहमे बैठे रहे। बूढ़े ने लालटेन को कमरे के एक कोने में रखे टूटे हुए लकड़ी के स्टूल पर रख दिया, और उसकी कांपती पीली रोशनी जाले लगी, दीवारों पर अजीबोगरीब और डरावनी आकृतियां बनाने लगी। कभी कोई परछाई किसी लंबे सींग वाले जानवर जैसी दिखती, तो कभी किसी झुके हुए इंसान जैसी। पूरा कमरा किसी पुरानी हॉरर फिल्म के सेट की तरह और भी ज्यादा रहस्यमय और डरावना लगने लगा। मेरी नजरें बार बार उस फटे और गंदे पर्दे की तरफ चली जाती, जिसके पीछे बुढ़िया कुछ बना रही थी। पर्दे के पीछे से बर्तनों के टकराने की आवाज तो आ ही रही थी, लेकिन उनके साथ एक और अजीब सी आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई गीली और नरम चीज को पीसा जा रहा हो। इतनी रात में वह आखिर ऐसा क्या पीस रही थी, यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पर्दे पर उसकी हिलती हुई परछाई किसी डायन के नाच जैसी लग रही थी, और यह दृश्य मेरे भीतर बैठे डर को और गहरा करता जा रहा था। भूख हमें वाकई बहुत लगी थी, क्योंकि ढाबे पर खाए पराठे कब के हजम हो चुके थे। लेकिन उस अजीब सड़ांत भरी हवा और उस डरावने माहौल में कुछ भी खाने की कल्पना तक से मन कांप रहा था। ट्रक चलाने के सालों के तजुर्बे ने मुझे यह सिखाया था कि जब दिल में खटका हो और भीतर से आवाज आए कि कुछ गलत है, तो उस आवाज को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और उस वक्त मेरा दिल और दिमाग दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे कि अजय, यहाँ सब कुछ बहुत गलत है। ये लोग और यह जगह किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तभी राहुल ने मेरे कान के पास बहुत धीमे से फुसफुसाते हुए कहा कि भैया, और कितनी देर लगेगी? भूख से पेट में चूहे नहीं, डायनासोर कूद रहे हैं। उसकी आवाज में थकावट और बेसब्री साफ थी। आखिर वह अभी बच्चा ही तो था। वह मेरे भीतर मच रहे उस तूफान और आने वाले खतरे की गहराई को अभी समझ ही नहीं पा रहा था। उस वक्त राहुल का पूरा ध्यान सिर्फ अपनी भूख और बदन की थकान पर था। आने वाले खतरे की आहट उसे बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। मैंने उसके कान के पास झुककर बहुत धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा कि चुपचाप बैठा रह, और जब खाना आए तो जैसा भी हो बिना सवाल किए खा लेना। कोई नखरा नहीं और कोई फालतू सवाल भी नहीं। मेरी आवाज में डांट कम और डर ज्यादा था, क्योंकि मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि वह बूढ़ा और बुढ़िया हमारे मन का शक भांप लें। ट्रक की दुनिया ने मुझे सिखाया था कि जब शिकारी को यह एहसास हो जाए कि शिकार डर गया है या उसे सच्चाई समझ आ गई है, तो वह देर नहीं करता। फिर लगभग आधा घंटा यूं ही बीता, जो हमें किसी आधी सदी जितना लंबा और घुटन भरा लग रहा था। आखिरकार वह बुढ़िया पर्दे के पीछे से बाहर आई, और उसके हाथ में मिट्टी की 2 गहरी थालियां थीं, जिन्हें उसने हमारे सामने जमीन पर कुछ इस तरह पटक दिया जैसे हम पर कोई एहसान कर रही हो। उन थालियों में 2-2 हाथ की बनी मोटी रोटियां थीं, जिनके किनारे जले हुए थे, और साथ में एक कटोरी में किसी सब्जी जैसी चीज थी, जिसका रंग गहरा काला भूरा सा था। उसमें से भाप उठ रही थी,
और उस भाप के साथ ही एक कच्ची मीठी लेकिन सड़ी हुई सी गंध मेरे नथुनों से टकराई, जिसने मेरा दिल मिचला दिया। सिर्फ उसे देखकर ही मन खराब होने लगा। बूढ़े ने बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि खा लो बेटा, सुबह से भूखे होंगे, बड़े शहर के बच्चे हों, हमारे गांव का रूखा सूखा खाना शायद पसंद न आए, लेकिन अब जो है यही है। हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राहुल ने भूख के मारे बिना सोचे एक रोटी उठाई, उसका बड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और सब्जी में डुबोकर मुंह में डाल लिया। मैंने भी खुद को मजबूर करते हुए रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा। वह रोटी बेहद सख्त और बासी लग रही थी, जैसे कई दिन पुरानी हो और बस आग पर सेक कर गर्म कर दी गई हो। सब्जी की अजीब गंध अब और तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह ठीक से पकी ही ना हो, या शायद वह कोई ऐसी चीज हो जिसे पकाया जाना ही नहीं चाहिए। राहुल ने जैसे ही कौर मुंह में डाला, अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं और उसने बड़ी मुश्किल से गले पर हाथ फेरते हुए उसे निगला। फिर हिम्मत करके बुढ़िया से पूछ ही लिया कि अम्मा, ये सब्जी किस चीज की है। बुढ़िया अब भी पास खड़ी हमें घूर रही थी। इस बार बूढ़े ने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि जंगली जड़ी बूटी है बेटा, जंगल से लाए हैं, हम लोग तो यही खाते हैं, इसमें बड़ी ताकत होती है। उसकी आवाज इतनी सामान्य थी मानो वह कोई मामूली बात बता रहा हो, लेकिन उसके शब्दों के पीछे छिपा रहस्य मुझे साफ महसूस हो रहा था। मैंने भी बस स्वाद जांचने के लिए सब्जी का बहुत छोटा सा हिस्सा जुबान से लगाया, और हे भगवान, उसका स्वाद ऐसा था जैसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा था। वह शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कड़वी दवा और किसी अजीब मीठी चीज को एक साथ पीसकर उसमें नमक मिर्च मिला दी गई हो। एक अजीब सा खट्टा मीठा मिट्टी जैसा स्वाद मेरी पूरी जीभ पर फैल गया, और उसी पल मेरे दिल ने साफ संकेत दे दिया कि यह खाना सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े खतरे का हिस्सा है। मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और उल्टी जैसे गले तक आ गई। किसी तरह पास रखे पानी के लोटे से एक घूंट लिया और उस घिनौने स्वाद को जबरदस्ती नीचे उतारा। उस एक निवाले के बाद मुझ में दोबारा कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं बची। राहुल भी शायद उस अजीब स्वाद को समझ चुका था। हम दोनों बस खाने का नाटक करने लगे, रोटियों को तोड़कर ऐसे मुंह तक ले जाते जैसे खा रहे हों, लेकिन असल में उन्हें चुपचाप अंधेरे में अपनी बगल में नीचे गिरा देते। खाना खत्म करने का दिखावा करते ही हमारे शरीर में एक अजीब सा भारीपन भरने लगा। आंखों पर नींद और खुमारी की परत सी चढ़ने लगी, जैसे उस खाने में कुछ मिलाया गया हो। तभी राहुल अचानक बेचैन हो उठा। उसने पेट पकड़ लिया, पसीने से उसका चेहरा भीग चुका था और दर्द से कराहती आवाज में बोला कि भैया, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे टॉयलेट जाना है। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि उस भयानक खाने ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मैंने घबराकर बूढ़े से पूछा कि बाबा, यहाँ कोई जगह है क्या? इसे शौच के लिए जाना है, तबीयत बहुत खराब लग रही है। बूढ़े ने सामान्य लहजे में कहा कि हाँ बेटा, गांव के बाहर खेतों की तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ शहरों जैसे इंतजाम कहाँ होते हैं। चलो मैं ले चलता हूँ, रात है, कहीं सांप बिच्छू न मिल जाए, रास्ता भी तुम लोग नहीं जानते। ये सुनते ही मेरे अंदर खतरे की घंटी जोर जोर से बजने लगी और मैंने तुरंत कहा कि नहीं बाबा, आप परेशान मत होइए, मैं इसके साथ चला जाता हूँ। लेकिन बूढ़ा एकदम अड़ गया, बोला कि तुम हमारे मेहमान हो, बहुत थक गए हो, आराम करो, तुम लोग नए हो, इस अंधेरे में भटक जाओगे, मैं अभी 5 मिनट में इसे लेकर आ जाता हूँ। इतना कहकर वह उठा और राहुल को अपने साथ चलने का इशारा कर दिया। राहुल दर्द से इतना बेहाल था कि उसने कोई विरोध नहीं किया और बेमन से उसके पीछे चल दिया। बूढ़े ने स्टूल पर रखी अपनी वही लालटेन उठाई और दोनों घर से बाहर निकलकर उस घने अंधेरे में ऐसे गायब हो गए जैसे किसी काले कंबल ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया हो। उनके जाते ही कमरे में एक असहनीय और डरावनी खामोशी फैल गई। मैं अकेला उस बुढ़िया के साथ रह गया, जो रसोई के पास एक कोने में खड़ी बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, बस वैसी ही ठंडी निगाहें जैसे कोई मकड़ी अपने जाले में फंसे शिकार को देखती है। 5 मिनट बीत गए, फिर 10, फिर 15, और जब 20 मिनट से भी ज्यादा हो गए और न राहुल लौटा न वह बूढ़ा, तो मेरी बेचैनी डर में बदलने लगी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि शौच जाने में इतना वक्त नहीं लगता, आखिर यह लोग गए कहाँ हैं। और तभी मुझे एहसास हुआ
कि शायद सबसे बड़ा डर अब शुरू होने वाला है। मैंने खुद से बहुत धीमी आवाज में कुछ बुदबुदाया, लेकिन मेरे सीने के भीतर दिल अब बेकाबू होकर किसी अनहोनी के डर से जोर जोर से धड़कने लगा था। मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, मैं बाहर निकलकर राहुल को ढूंढूंगा। जैसे ही मैं उठने के लिए आगे बढ़ा, उसी पल दरवाजे की चौखट पर वही बूढ़ा आदमी अकेला खड़ा दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में लालटेन नहीं थी और उसके मैले कुचैले कुर्ते पर कुछ गहरे गीले से धब्बे थे, जो उस हल्की रोशनी में ठीक से समझ नहीं आ रहे थे। मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं लगभग चिल्ला पड़ा कि राहुल कहाँ है बाबा? मेरी आवाज में डर, गुस्सा और बेचैनी सब कुछ घुला हुआ था। वह आदमी उसी अजीब खोखली मुस्कान के साथ बोला कि वह तो आपके साथ गया था, आप अकेले क्यों लौट आए? फिर बिना रुके उसने कहा, घबराओ मत बेटा, उसे गांव में उसका कोई पुराना दोस्त मिल गया है, इसलिए वह वहीं रुक गया है। सुबह सबसे मिलकर चला जाएगा। उसकी यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि इस उजड़े और भुताहा गांव में उसका कौन सा दोस्त हो सकता है? आप तो खुद कह रहे थे कि यहां आपके और आपकी पत्नी के सिवा कोई नहीं रहता। मेरी बात सुनते ही वह बूढ़ा अचानक हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। वह सूखी, खोखली और डरावनी हंसी उस खामोश कमरे में गूंजने लगी और मेरे कानों में जहर की तरह उतरती चली गई। उसने कहा, अरे वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। कुछ पुराने लोग अभी भी रहते हैं यहाँ, मेरे जैसे, बस वो दिन में बाहर नहीं निकलते, रात में ही निकलते हैं। उसकी हर बात मेरे दिल को और ज्यादा ठंडा कर रही थी, क्योंकि मुझे उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था। मेरी अंतरात्मा चीख चीख कर कह रही थी कि राहुल के साथ कुछ बहुत भयानक हो चुका है और ये बूढ़ा आदमी मुझसे कोई खतरनाक सच छिपा रहा है। मेरे दिमाग में यह ख्याल गहराने लगा कि मेरा छोटा भाई जैसा खलासी शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा और अगला नंबर मेरा हो सकता है। उस पल मुझे साफ एहसास हो गया कि मैं किसी गांव वाले के घर रात बिताने नहीं, बल्कि खुद चलकर अपनी मौत के दरवाजे पर आ गया हूं। बूढ़े की वह बेतुकी और झूठ से भरी बात सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और उसका वह दानवी ठहाका अब भी मेरे कानों में गूंज रहा था। उस एक हंसी ने उसके चेहरे पर चढ़ा इंसानियत और सहानुभूति का नकाब पूरी तरह नोच कर फेंक दिया था। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मैं एक बेहद गहरी और खौफनाक साजिश में फंस चुका हूं, एक ऐसे दलदल में जहां से निकलना शायद नामुमकिन था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल एक साथ कौंध रहे थे कि राहुल कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ, ये बूढ़ा झूठ क्यों बोल रहा है, और इस वीरान जगह पर रात में बाहर निकलने वाले आखिर कौन लोग हैं। डर और गुस्से से कांपते हुए मैं जोर से चिल्लाया कि नहीं, ये सब झूठ है, और मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे भीतर पल रहा डर अब धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा था और मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैंने बची खुची हिम्मत समेटते हुए लगभग हुक्म देने के लहजे में कहा कि हमें अभी इसी वक्त राहुल से मिलना है। आखिर कौन है उसका दोस्त और कहाँ रहता है? हमें उसके घर ले चलिए। मेरी यह बात सुनते ही जो बूढ़ा अब तक अजीब सी हंसी हंस रहा था, वह अचानक एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। वह झूठी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह ऐसी सख्त और ठंडी कठोरता आ गई जैसे पत्थर जम गया हो। उसकी ढंसी हुई आंखें मुझे इस तरह घूरने लगीं मानो मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बेकार सा कीड़ा हूं। उसने धीमी लेकिन खतरनाक शांति से कहा कि इतनी रात किसी के घर जाकर उसे परेशान करना ठीक नहीं है बेटा। अब उसकी आवाज में गांव की अपनापन भरी सहजता नहीं बल्कि एक डराने वाली ठंडक थी। उसने दोहराया कि मैंने कहा ना, सुबह मिल लेना, तुम बहुत थक गए हो, जाकर आराम से सो जाओ और ज्यादा दिमाग मत चलाओ। इतना कहकर उसने मेरी बात को यूं टाल दिया जैसे उसका कोई मतलब ही ना हो, और फिर वह अपनी चरमराती चारपाई पर जाकर लेट गया और पीठ मेरी तरफ कर ली, मानो मैं वहां मौजूद ही ना हूं। उसका यह बेपरवाह रवैया मेरे भीतर उबाल मार रहे डर और गुस्से को और भड़का रहा था। एक पल को मेरा मन हुआ कि मैं उस पर झपट पड़ूं, उसका गिरेबान पकड़कर उसे तब तक झकझोरूं जब तक वह सच उगल न दे। लेकिन उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इस वीरान और भूतहे घर में मैं बिल्कुल अकेला हूं। वह बुढ़िया अभी भी कमरे के कोने में परछाई की तरह खड़ी थी और मुझे नहीं पता था कि इस घर के बाहर और कितने लोग हैं जिनका जिक्र ये बूढ़ा कर रहा था। अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया और वे सब मिलकर मुझ पर टूट पड़े तो मेरा हाल राहुल से भी बदतर हो सकता था। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि मैं अभी टकराव नहीं करूंगा, मैं सोने का नाटक करूंगा।
और जैसे ही सुबह की पहली रोशनी दिखाई देगी, मैं यहाँ से किसी भी तरह निकलकर सीधे पुलिस के पास जाऊंगा और इस बूढ़े, इस घर और इस पूरे गांव के बारे में सब कुछ बता दूंगा। उस अजीब से डर और तनाव की वजह से मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे हलक में रेत भर दी हो और मुझे असहनीय प्यास लग रही थी। मैंने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कहीं पानी का घड़ा या लोटा रखा हो, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर उस बुढ़िया से पानी मांगा, जो अब भी रसोई के पास अंधेरे में एक बेजान मूर्ति की तरह खड़ी थी और जिसकी निगाहें लगातार मुझ पर जमी हुई थीं। पानी मिलेगा क्या? यह कहते वक्त मेरी आवाज़ खुद मेरे कानों को भी कांपती हुई लगी। बुढ़िया ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी सूखी और लंबी उंगली से कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया, जहां एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा रखा था। मैं धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और संभल कर उस घड़े के पास गया। वो बहुत पुराना और भारी मटका था, जिसका रंग समय के साथ काला पड़ चुका था और उसके ऊपर एक स्टील का गिलास उल्टा करके ढका हुआ रखा था। मैंने सोचा कि ठंडा पानी पी लूं तो शायद दिमाग को कुछ राहत मिले। जैसे ही मैंने घड़े के ऊपर रखा गिलास सीधा किया और उसे अंदर डाला, तो मेरे हाथ को पानी की ठंडक की जगह कोई गाढ़ी, चिपचिपी और अजीब सी लिसलिसी चीज महसूस हुई और उसी पल घड़े के भीतर से गिलास के डूबने की एक भारी और दबी हुई आवाज आई। डर के मारे मेरे मुंह से एक घुटी हुई चीख निकल गई और मैं 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। मेरा दिल जैसे उछलकर गले में आ अटका हो। यह पानी नहीं हो सकता था। पानी ऐसा कभी नहीं होता। मेरा चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी ना बची हो। कांपते हाथों से मैंने घड़े की तरफ इशारा किया। तभी वह बूढ़ा, जो अब तक लेटे रहने का नाटक कर रहा था, करवट बदलकर मेरी तरफ देखने लगा और उसकी आंखों में एक खतरनाक शैतानी चमक साफ नजर आ रही थी। हिम्मत जुटाकर मैं फिर से घड़े के पास गया। अपनी आंखों पर जोर डालते हुए अंधेरे में अंदर झांका और जो देखा उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चीख मेरे गले में ही जमकर रह गई। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे मुझसे छीन ली गई हो। वह घड़ा पानी से नहीं, बल्कि गाढ़े, ताजे लाल खून से भरा हुआ था। खून अभी पूरी तरह जमा भी नहीं था और उसमें से एक अजीब सी मीठी, कच्ची और सड़ी हुई बदबू उठ रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और कानों में एक अजीब सी सनसनाहट गूंजने लगी। उसी पल मुझे सब समझ आ गया कि यह लोग इंसानी खून पीते हैं या अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब राहुल, इस ख्याल से ही मेरे पेट में मरोड़ उठी और मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। मेरी नजर उस फटे पुराने पर्दे से ढकी रसोई की तरफ गई, जहां वह बुढ़िया अब भी खड़ी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में अब कोई मानवीय भाव नहीं था, बल्कि एक क्रूर, शैतानी और जीत की चमक थी। मुझे पूरा यकीन हो गया कि उस रसोई में इससे भी बड़ा और भयानक सच छिपा है। मुझे अपनी आंखों से देखना था। मुझे सबूत चाहिए था। डर से कांपते पैरों को किसी तरह काबू में रखकर मैं दबे पांव रसोई की ओर बढ़ा। उस वक्त मेरे सिर पर डर से ज्यादा सच जानने की जिद सवार हो चुकी थी। मैं पर्दे के पास पहुंचा। हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और मैंने बहुत धीरे से उस गंदे पर्दे का एक कोना उठाया। अंदर का नजारा देखकर मेरी चीख होंठों पर आकर रुक गई और मैंने फौरन अपना मुंह दबा लिया ताकि आवाज बाहर न जाए। रसोई के एक अंधेरे कोने में कुछ झूठ की बोरियां एक के ऊपर एक रखी थीं। उनमें से एक बोरी का मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था और उसमें से जो चीज बाहर झांक रही थी, उसे देखते ही मेरी रूह कांप उठी। वह इंसान का कटा हुआ, खून से सना पैर था और उस पर किसी औरत की पायल का एक टुकड़ा अब भी फंसा हुआ था। उसी पल पूरी कहानी किसी साफ शीशे की तरह मेरे सामने आ गई। अब किसी तरह का कोई शक बाकी नहीं रहा था कि वह बूढ़ा और बुढ़िया सीधे साधे गांव वाले नहीं, बल्कि आदमखोर नरभक्षी थे, जो इंसानों का शिकार करते थे और उन्हें खाते थे। वे बोरी में बंद टुकड़े उनके किसी पुराने शिकार के थे और मेरे दोस्त राहुल के साथ भी शायद यही किया गया था। उसे बाहर ले जाकर मार डाला गया होगा और अब उसकी बारी खत्म हो चुकी थी। अगला नंबर शायद मेरा ही था। उसका शरीर भी अब शायद कहीं खेतों में फेंक दिया गया होगा या इन दरिंदों ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया होगा। यह ख्याल मैं पूरा सोच भी नहीं पाया और उसी पल मुझे साफ एहसास हो गया कि अगर मैं अभी इसी वक्त यहां से नहीं भागा तो मेरा अंजाम भी वही होने वाला है।
सुबह होते होते मेरे शरीर के टुकड़े भी किसी ऐसी ही बोरी में बंद पड़े। मिलेंगे। मौत मेरे सिर पर किसी भूखे गिद्ध की तरह मंडरा रही थी और मुझे बचाने वाला वहां कोई नहीं था। मैं पूरी तरह अकेला था, इंसानी मांस खाने वाले उन खूंखार दरिंदों के बीच फंसा हुआ। रसोई के पर्दे के पीछे वह खौफनाक सच देखने के बाद मेरे होश उड़ चुके थे। मेरा दिमाग जैसे काम करना ही भूल गया था और डर, घिन व पछतावे की एक बर्फीली लहर मेरी रीढ़ से उतरकर पूरे शरीर में फैल गई थी। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि वह बूढ़ा और बुढ़िया कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि नरभक्षी थे, आदमखोर, जो इस वीरान और भुतहे गांव में भटके हुए भोले मुसाफिरों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर शिकार बनाते थे। और आज रात मैं और मेरा दोस्त राहुल उनके जाल में फंस चुके थे। मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई जैसा राहुल, पहले ही उनकी शैतानी भूख का निवाला बन चुका था। मैं किसी तरह खुद को घसीटते हुए, कांपते और लड़खड़ाते कदमों से रसोई से बाहर कमरे में लौटा। मेरी चाल में अब कोई जान नहीं बची थी, जैसे शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। तभी मैंने देखा कि वह बूढ़ा अपनी चारपाई से उठ चुका था और कमरे के बीचों बीच खड़ा था, और वह बुढ़िया भी अंधेरे कोने से निकलकर उसके पास आ गई थी। उन दोनों की भूखी और लालची नजरें अब मुझ पर ही टिकी हुई थीं। उनके चेहरों से गांव वाली सादगी और झूठी हमदर्दी का नकाब पूरी तरह उतर चुका था, और उसकी जगह एक खौफनाक शैतानी मुस्कान और जानवरों जैसी भूख साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरे डर और मेरी बेबसी का मजा ले रहे हों, ठीक वैसे ही जैसे शिकारी अपने जाल में फंसे शिकार को तड़पता देखकर भीतर ही भीतर खुश होता है। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मेरी जीभ तालू से चिपक गई थी और मैं बस पीछे हटता जा रहा था। पीछे हटते हटते मेरी पीठ ठंडी और सीलन भरी दीवार से जा लगी। मेरे दिमाग में बस एक ही आवाज तूफान की तरह गूंज रही थी कि भाग अजय, किसी भी तरह यहां से जिंदा निकल, वरना तेरी लाश भी किसी बोरी में बंद मिलेगी। लेकिन कैसे भागूं? घर का इकलौता दरवाजा मेरे और उन दो दरिंदों के बीच था। बाहर घना और अनजान अंधेरा फैला था और हाईवे तक का रास्ता भी मुझे ठीक से याद नहीं था। और अगर भागते वक्त उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो उस ख्याल भर से ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। मौत का इतना ठंडा, इतना असली और इतना करीब एहसास मुझे अपनी पूरी ट्रक ड्राइविंग की जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। तभी बूढ़े ने अपनी आवाज बदलकर कहा कि क्या हुआ बेटा? बहुत सोच में पड़ गया। अब उसकी आवाज में न तो कोई हमदर्दी थी और न ही अपनापन, बस एक खुरदरी, जहरीली और घूरती हुई सनसनाहट थी जो सीधे मेरी रूह को चीरती चली गई। वह गुर्राहट ठीक वैसी थी जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार पर टूटने से पहले चेतावनी दे रहा हो। मैं कुछ भी बोल नहीं पाया और बस दीवार से अपनी पीठ चिपकाकर खड़ा रहा। मेरी आंखें पागलों की तरह कमरे में इधर उधर दौड़ रही थीं कि शायद कोई डंडा, लोहे की रॉड या कोई भी ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं अपनी जान बचा सकूं। लेकिन वहां टूटी फूटी चारपाइयों, मिट्टी के मटकों और कुछ पुराने बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं पूरी तरह निहत्था था और तभी वे दोनों बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनकी चाल अब इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं रही थी, बल्कि वे शरीर को आगे झुकाकर, हाथ पैर फैलाए, किसी जानवर की तरह लड़खड़ाते हुए मेरी ओर आ रहे थे। उनके मुंह से अब शब्द नहीं, बल्कि गुर्राने और फुफकारने जैसी डरावनी आवाजें निकल रही थीं, और उनकी धंसी हुई आंखें अंधेरे में किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। वे अब अपने असली, शैतानी और नरभक्षी रूप में पूरी तरह सामने आ चुके थे, और मुझे साफ पता था कि अगर अगले कुछ पलों में मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा अंजाम भी मोहन जैसा होगा और मैं भी किसी बोरी में बंद मिलूंगा। सोचने का वक्त नहीं था। तभी मेरी नजर उस टूटे हुए लकड़ी के स्टूल पर पड़ी जिस पर जलती हुई लालटेन रखी थी, वही लालटेन जो हमें यहां तक लाई थी। और मुझे लगा कि शायद यही मुझे यहां से बाहर निकालने का जरिया बन सकती है। वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने एक गहरी सांस ली, बची खुची सारी हिम्मत समेटी और ऐसा नाटक किया जैसे डर के मारे मेरे पैरों में जान नहीं रही और मैं गिरने वाला हूं। मैं घुटनों के बल नीचे बैठ गया और हाथ जमीन पर टिका दिए। जैसे ही वे दोनों यह समझकर और तेजी से मेरी ओर झपटे कि शिकार अब पूरी तरह बेदम हो चुका है, उसी पल मैंने अपने ट्रक चलाने वाले मजबूत पैर से पूरी ताकत के साथ उस स्टूल पर जोरदार लात मारी। एक तेज आवाज के साथ स्टूल पलट गया और उसके साथ ही लालटेन भी जमीन पर गिरकर टूट गई।
कांच छटकने की आवाज आई, लालटेन का मिट्टी का तेल फर्श पर फैल गया और एक पल के लिए आग भभकी, फिर बुझ गई। अगले ही पल पूरा कमरा घने, दम घोंट देने वाले स्याह अंधेरे में डूब गया। तभी उस बुढ़िया की कान फाड़ देने वाली रूखी चीख गूंजी कि पकड़ो इसे, भागने ना पाए। अंधेरा होते ही मैं तुरंत पेट के बल जमीन पर लेट गया और सांप की तरह रेंगते हुए उस दिशा में बढ़ा जहां मुझे दरवाजे के होने का अंदाजा था। अंधेरे में उन दोनों के एक दूसरे से टकराने, लड़खड़ाने और गुस्से में गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। वे मुझे टटोल टटोल कर ढूंढ रहे थे। मैं दीवार का सहारा लेते हुए किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वहां मेरी किस्मत फिर से मुझे चुनौती दे रही थी, क्योंकि लकड़ी की कुंडी बहुत पुरानी थी और शायद नमी के कारण जाम हो चुकी थी। मेरे कांपते हाथ उसे खोल नहीं पा रहे थे। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी सीने से बाहर निकल आएगा, और हर गुजरता पल मुझे मौत के और करीब ले जा रहा था। मुझे लगा अब बस यहीं सब खत्म हो जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा। तभी अंधेरे में मेरे कंधे पर किसी नुकीले नाखूनों वाले पंजे जैसा स्पर्श महसूस हुआ, और उसी पल समझ गया कि उस बुढ़िया ने मुझे ढूंढ लिया है। उसकी पकड़ लोहे के शिकंजे की तरह मजबूत थी और उसने मेरे कुर्ते को पूरी ताकत से जकड़ रखा था। मैं पूरी जान लगाकर छटपटाया, अपने शरीर को झटका दिया, और शायद उसी पल ऊपर वाले ने मुझ पर रहम किया, क्योंकि वह जाम पड़ी कुंडी एक कर्कश आवाज के साथ खुल गई। मैंने बिना एक पल गंवाए दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया और बाहर उस अनजान गाढ़े काले अंधेरे में छलांग लगा दी। पीछे पीछे वह बूढ़ा और बुढ़िया भी घर से निकल आए और मैं किसी तरह संभल कर उठते ही जान बचाने के लिए भागने लगा। तभी बुढ़िया की वह डरावनी डायन जैसी चीख गूंजी कि पकड़ो इसे, जाने मत देना, आज का खाना भाग रहा है। उसकी आवाज पूरे वीरान भुतहे गांव में गूंज उठी, और इस बार वह आवाज अकेली नहीं थी, क्योंकि उसी चीख के जवाब में मुझे लगा जैसे गांव के बाकी खंडहर बन चुके घरों से भी कोई जाग उठा हो। चारों तरफ से गुर्राहटों और फुसफुसाहटों की धीमी लेकिन भयानक आवाजें आने लगीं। मैं बेतहाशा दौड़ रहा था, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं, कौन सी गली मुड़ रहा हूं। मैं बस अंधेरे में भाग रहा था। तभी जो दृश्य मेरी आंखों के सामने आया, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी और बचने की आखिरी उम्मीद भी टूटने लगी। टूटे फूटे खंडहर घरों के काले दरवाजों और टूटी खिड़कियों से और भी इंसानी साए निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगे थे। वे सिर्फ दो नहीं थे, वे बीसियों थे। पूरा का पूरा गांव जैसे जाग चुका था। कोई लंगड़ा कर चल रहा था, कोई जमीन पर घिसट रहा था, कोई अजीब तरह से झुका हुआ था, और उन सबकी आंखों में एक ही चीज थी, भूख। उनकी अनगिनत आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं, और मैं उस भुतहे गांव की संकरी अंधेरी गली में अकेला खड़ा था, जहां मेरे चारों तरफ मौत का एक भयानक घेरा कसता जा रहा था। मैं एक घर के जाल से निकलकर जैसे एक बहुत बड़े पिंजरे में फंस गया था, ऐसा पिंजरा जिसका हर रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता था। मैं उन कच्ची अंधेरी गलियों में किसी घायल और पागल जानवर की तरह दौड़ रहा था। मेरे फेफड़े आग की भट्टी की तरह जल रहे थे। हर सांस के साथ सीने में हजारों सुइयां चुभ रही थीं और पैर बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन रुकने का ख्याल भी मुझे मरने से बदतर लग रहा था। मेरे पीछे अब सिर्फ वह दो आदमखोर नहीं थे, बल्कि उनकी पूरी भूखी जमात थी, जो किसी खूंखार भेड़ियों के झुंड की तरह मेरा पीछा कर रही थी। उनकी गुर्राहटों, दानवी चीखों और जहरीली फुसफुसाहटों का शोर मेरे कानों में पिघले शीशे की तरह उतर रहा था और मेरे बचे खुचे हौसले को भी तोड़ रहा था। मैं हाँफते हुए खुद से ही बड़बड़ाने लगा कि किस तरफ जाऊं, किधर था वो रास्ता, और पागलों की तरह दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगा कि मैं और राहुल किस रास्ते से इस शापित गांव के अंदर आए थे। मेरे ट्रक ड्राइवर वाले दिमाग को बरसों की आदत थी कि वह अनगिनत अनजान रास्तों को याद रखे, और उसी आदत के सहारे मेरे भीतर उस गांव में आने वाले रास्ते का एक बहुत ही धुंधला सा नक्शा कहीं बना हुआ था। लेकिन उस डर, उस अंधेरे और उस मौत के पीछा करने वाले शोर में वह नक्शा भी जैसे मेरी आंखों के सामने से मिटता जा रहा था। फिर भी मेरे पास उसी अधूरे नक्शे को पकड़कर चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अंधेरे में अंदाजे से एक बेहद तंग गली में खुद को झोंक दिया, यह सोचकर कि शायद यही सही रास्ता हो। मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और मैं बस टूटी फूटी दीवारों को हाथों से टटोलता हुआ गिरता पड़ता भाग रहा था।
हर पल यह डर दिल में चुभ रहा था कि कहीं यह गली आगे जाकर बंद न हो जाए और मैं इन दरिंदों के लिए किसी अंधेरे कोने में फंसे चूहे की तरह आसान शिकार न बन जाऊं। तभी अचानक मेरे पैर के नीचे कोई गोल और खोखली सी चीज आई जो चरमराकर टूट गई और मैं अपना संतुलन खो बैठा। अगले ही पल मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। मेरे घुटने और कोहनियां बुरी तरह छिल गईं और दर्द से मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। मेरे गिरते ही पीछे से आ रहे उस शैतानी झुंड की आवाजें और तेज हो गईं। वे समझ चुके थे कि शिकार लड़खड़ा गया है और उनकी भूख भरी खुशी की चीखें और पास आती जा रही थीं। दर्द की परवाह किए बिना मैं किसी तरह उठा और पास ही खड़े एक टूटे फूटे घर के भीतर घुस गया, जिसकी छत पूरी तरह गायब थी और सिर्फ 4 जर्जर दीवारें खड़ी थीं। मैं एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया और अपने मुंह पर हाथ रखकर सांसों को काबू करने की नाकाम कोशिश करने लगा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। मैंने दीवार के एक छेद से बाहर झांका। उस रात चांद तो नहीं था, लेकिन तारों की हल्की रोशनी में मैंने पहली बार उन चेहरों को ठीक से देखा और उन्हें देखते ही मेरी आत्मा तक कांप उठी। वे सब अलग अलग तरह के थे, लेकिन हर एक भयानक था। कोई इतना बूढ़ा कि उसकी चमड़ी हड्डियों से चिपक गई थी। कोई जवान था, लेकिन उसकी आंखों में इंसान नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर की चमक थी। कुछ बच्चों जैसे दिखते थे, मगर उनके चेहरों पर मासूमियत की जगह एक खतरनाक भूख थी। उन सब की आंखों में वही एक जैसी हैवानियत थी। कोई 4 पैरों पर जानवरों की तरह चल रहा था, तो किसी के हाथ अस्वाभाविक रूप से लंबे और टेढ़े थे। वे इंसान नहीं थे, या शायद कभी इंसान रहे होंगे, लेकिन अब वे जिंदा लाशें बन चुके थे जो सिर्फ इंसानी मांस और खून के लिए जी रहे थे। तभी जिस खंडहर में मैं छिपा था, उसी के भीतर किसी अंधेरे कोने से जमीन पर कुछ घिसटने की आवाज आई और मेरा दिल सीधा हलक में आ गया। मैं यहां भी अकेला नहीं था। डरते डरते मैंने उस कोने की तरफ देखा जहां से एक परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ सरक रही थी। मैं एक पल भी नहीं रुका। अपनी पूरी ताकत लगाकर उस घर की दूसरी तरफ की टूटी दीवार पर चढ़ा और दूसरी ओर गली में कूद गया। फिर से भागने लगा, एक गली से दूसरी गली, एक खंडहर से दूसरे खंडहर। वह गांव किसी भयानक भूल भुलैया की तरह था और मैं उसमें फंसा एक अकेला बेबस चूहा था जिसे चारों तरफ से खूंखार बिल्लियां घेरे हुए थीं। मेरी सांसें टूटने लगी थीं, शरीर जवाब देने लगा था और मेरी हिम्मत अब धीरे धीरे टूट रही थी। मुझे साफ महसूस होने लगा था कि अब मुझसे और नहीं भागा जाएगा और मैं लगभग हार मान चुका था। तभी ठीक उसी पल मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक बात कौंध गई। मुझे याद आया कि जब हम उस बूढ़े के साथ गांव में दाखिल हो रहे थे, तो गांव के बाहरी सिरे पर मैंने एक बहुत पुराना सूखा हुआ कुआं देखा था और उसके ठीक पास एक विशाल और घना बरगद का पेड़ खड़ा था। वह कुआं खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते के पास था और वही रास्ता आगे जाकर हाईवे से मिलता था। वही मेरा आखिरी निशान था, वही मेरी आखिरी उम्मीद। मुझे किसी भी हाल में उस कुएं तक पहुंचना था। इस ख्याल ने मेरे भीतर जैसे जान फूंक दी। मैंने अपनी बची खुची सारी ताकत और हिम्मत को एक साथ समेटा और उस दिशा में दौड़ लगा दी जिधर मुझे उस कुएं के होने का अंदाजा था। अब मैं तंग और घुटन भरी गलियों से निकलकर गांव के एक खुले हिस्से में आ चुका था और इसी के साथ वे सब मुझे साफ साफ देख पा रहे थे। वे चारों तरफ से मुझ पर ऐसे टूट पड़े जैसे मकड़ी अपने जाल में फंसे शिकार पर झपटती है और एक पल को मुझे लगा कि अब बचना नामुमकिन है। फिर भी मैं दौड़ता रहा और किसी तरह उस कुएं के पास पहुंच ही गया, लेकिन वहां पहुंचते ही समझ आ गया कि मैं चारों ओर से पूरी तरह गिर चुका हूं। उन्होंने मेरे चारों तरफ घेरा बना लिया था और धीरे धीरे मजे लेते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसी पल जान बचाने की आखिरी कोशिश में मैंने जमीन से एक बड़ा और भारी पत्थर उठाया। मैं एक ड्राइवर था और सालों तक लोडिंग अनलोडिंग में हाथ बंटाने की वजह से मेरे बाजुओं में अब भी ताकत बाकी थी। जैसे ही सबसे आगे बढ़ा, वह आदमखोर जिसका चेहरा सड़े हुए कीड़े लगे फल जैसा दिख रहा था और जिसके मुंह से लार टपक रही थी, मुझ पर झपटा। मैंने आंखें बंद करके बजरंग बली का नाम लिया और पूरी ताकत से वह पत्थर उसके सिर पर दे मारा। एक भयानक आवाज आई जैसे कोई तरबूज फट गया हो और वह दरिंदा दर्द से चीखता हुआ पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसके गिरते ही बाकी सब एक पल के लिए ठिठक गए और उसी एक पल में मुझे उनके घेरे में
एक बेहद छोटा सा रास्ता दिखाई दे गया। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया कि मुझे अपने ट्रक तक पहुंचना है और उस घेरे को चीरते हुए खेतों की तरफ भाग पड़ा जो हाईवे की ओर जाते थे। मेरे पीछे अब एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा झुंड था और वह रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी, सबसे डरावनी और सबसे तेज दौड़ बन चुकी थी। मैं खेतों में खड़ी सूखी और ऊंची फसल को किसी जंगली जानवर की तरह चीरता हुआ भाग रहा था। पीछे से उनकी गुर्राहटें और फसल के टूटने की डरावनी आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। मुझे आज तक नहीं पता कि उस अंधेरे में मैं कैसे जिंदा बच पाया, कैसे वह रास्ता पार कर पाया। मैं बस भागता रहा, गिरता रहा, फिर उठकर दोबारा भागता रहा। झाड़ियों में उलझकर मेरा कुर्ता फट चुका था। मेरे शरीर पर सैकड़ों खरोंचें लग चुकी थीं जिनसे खून बह रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे दर्द का कोई एहसास नहीं था, क्योंकि मेरी पूरी चेतना बस एक ही चीज पर टिकी थी, किसी भी तरह जिंदा बचकर वहां से निकल जाना। मेरे दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि मुझे जिंदा रहना है, किसी भी कीमत पर जिंदा रहना है। मैं तब तक भागता रहा जब तक मुझे बहुत दूर हाईवे पर चलती गाड़ियों की पीली सफेद टिमटिमाती रोशनी दिखाई देने नहीं लगी। और वही रोशनी उस वक्त मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई, जैसे भगवान खुद मुझे रास्ता दिखा रहे हों। लेकिन सवाल यह था कि क्या मैं वहां तक पहुंच भी पाऊंगा, क्योंकि मेरे और उस रोशनी के बीच अभी भी अंधेरे खेतों का लंबा फासला था और मेरे पीछे मौत का पूरा झुंड भूखे जानवरों की तरह दौड़ रहा था। फिर भी उस दूर चमकती रोशनी को देखकर मेरे भीतर जैसे नई जान आ गई। वह रोशनी किसी भटके हुए जहाज के लिए लाइट हाउस जैसी थी, किसी अंतहीन अंधेरी सुरंग के आखिर में दिखने वाली उम्मीद की पतली सी किरण जैसी। मैं लड़खड़ाता हुआ, गिरता पड़ता, लगभग खुद को घसीटते हुए किसी तरह कच्चे रास्तों और खेतों को पार करके आखिरकार डामर की उस सख्त पक्की सड़क तक पहुंच ही गया। मेरे फेफड़े आग की तरह जल रहे थे और सीने में असहनीय दर्द उठ रहा था। लेकिन जैसे ही मेरे पैर उस पक्की सड़क पर पड़े, मुझे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास हुआ, मानो मैं उस शैतानी भूतहा दुनिया की सीमा पार करके फिर से इंसानों की दुनिया में लौट आया हूं। सड़क के किनारे मेरा ट्रक वहीं खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे कोई वफादार दोस्त पूरी रात अपने मालिक का इंतजार करता रहा हो। उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइट्स अंधेरे में मुझे दो आंखों की तरह घूरती हुई नजर आईं और उन्हें देखते ही मेरी आंखें भर आईं। कांपते हाथों से मैंने अपनी पैंट की जेब टटोली और ऊपर वाले का शुक्र था कि ट्रक की चाबी अब भी वहीं थी, उस जानलेवा भाग दौड़ में कहीं गिरी नहीं थी। मैंने हांफते हुए चाबी निकाली और तेजी से दरवाजा खोला, लेकिन मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि चाबी ताले में ठीक से लग ही नहीं रही थी। किसी तरह खुद को खींचते हुए मैं ड्राइवर सीट पर गिरा और अंदर बैठते ही सबसे पहले सेंट्रल लॉक का बटन दबा दिया। एक तेज आवाज के साथ सारे दरवाजे लॉक हो गए और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी मजबूत लोहे के किले के भीतर सुरक्षित हो गया हूं। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था, सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिकाए हुए। मेरे कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, शरीर अनगिनत खरोंचों और चोटों से भरा हुआ था जिनसे अब भी हल्का हल्का खून रिस रहा था, और चेहरे पर डर, थकान, आंसू और धूल की कई परतें जमी हुई थीं। लेकिन इन सब के बीच एक ही सुकून था कि मैं जिंदा था। मैं उन दरिंदों के चंगुल से बच निकला था और उस वक्त यही एहसास मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत था। कांपते हाथों से मैंने चाबी इग्निशन में डाली और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, फिर दूसरी बार। इंजन ने बस एक कमजोर सी कराह जैसी आवाज की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। उस पल मेरे मुंह से अपने आप निकल पड़ा, नहीं नहीं, हे भगवान, अब क्या होगा, प्लीज स्टार्ट हो जा, प्लीज। मैं लगभग रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए बुदबुदाने लगा, क्योंकि मेरा सब्र, मेरी ताकत और मेरी हिम्मत अब पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। इतनी बड़ी मुसीबतों से किसी तरह बचते हुए यहां तक पहुंचने के बाद भी किस्मत क्यों मेरा साथ छोड़ती जा रही थी? यह सवाल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। घबराहट में मैंने साइड के शीशे से पीछे झांक कर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह दरिंदों का पूरा झुंड अब भी खेतों के किनारे उसी जगह खड़ा था जहां कच्चा रास्ता खत्म होकर पक्के हाईवे में बदलता था। वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि वहीं ठहर कर अपनी चमकती बेरहम आंखों से मुझे घूर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई अनदेखी सीमा, कोई अदृश्य रेखा उन्हें उस पक्की सड़क पर कदम रखने से रोक रही हो। शायद तेज रफ्तार गाड़ियों
हेडलाइट्स और इंसानी दुनिया की हलचल से उन्हें डर लगता था, या फिर वे अपनी उस शैतानी हद से बाहर नहीं आ सकते थे। लेकिन उनका इंतजार साफ दिखाई दे रहा था। वे जानते थे कि मेरा ट्रक बंद पड़ा है और वे इसी घात में थे कि मैं किसी तरह बाहर निकलूं। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और मन ही मन अपने इष्ट देव हनुमान जी को याद किया। बस आज बचा लो बाबा, मैंने कांपते मन से प्रार्थना की और फिर आखिरी उम्मीद के सहारे पूरी ताकत से चाबी घुमा दी। इस बार जैसे ऊपर वाले ने मेरी सुन ली हो। एक भारी और कांपती हुई घरघराहट के बाद डीजल इंजन अचानक जोर से दहाड़ उठा। उस पल इंजन की आवाज और धुएं की गंध मुझे किसी अमृत से कम नहीं लगी। बिना एक सेकंड गंवाए मैंने गियर बदला, क्लच छोड़ा और ट्रक को पूरी ताकत से हाईवे पर दौड़ा दिया। मैं उस खौफनाक जगह से जितना हो सके उतनी दूर भाग रहा था, लेकिन दिमाग में वह पूरा गांव, टूटे फूटे मकान, वह बूढ़ा और बुढ़िया, खून से भरा घड़ा और बोरियों में बंद इंसानी शरीरों के टुकड़े किसी डरावनी फिल्म की तरह घूम रहे थे। मैं खामोश था, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और बार बार राहुल का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था। मेरा हंसता हुआ दोस्त, मेरा छोटा भाई, जो हमेशा के लिए उन दरिंदों के बीच छूट गया था और मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया था। यह एहसास मेरे सीने को चीर रहा था। पछतावा, दर्द और गुस्सा मिलकर मुझे अंदर से खोखला कर रहे थे। आंखों से आंसू बिना रोके बह रहे थे। डर और कांपते हाथों से मैंने जेब से मोबाइल निकाला। नेटवर्क तो अब भी नहीं था, लेकिन मैंने फोन में पहले से रिकॉर्ड हनुमान चालीसा चला दी। ट्रक के पुराने स्पीकरों से गूंजती वह पवित्र आवाज उस शैतानी रात में मेरे लिए किसी ढाल की तरह थी। एक हाथ से स्टीयरिंग थामे और दूसरे हाथ जोड़े, आंखें बंद किए, मैं बस उसे सुनता रहा। शायद उसी आस्था ने मुझे हिम्मत दी और मेरे बेचैन मन को थोड़ा सुकून मिला। मैं पूरी रात बिना रुके, बिना कहीं ठहरे ट्रक चलाता रहा। न किसी ढाबे पर रुका, न चाय पीने की हिम्मत की, क्योंकि मन में बस एक ही डर बैठा था कि अगर मैं कहीं रुक गया तो वह दरिंदे किसी तरह मुझे फिर से ढूंढ निकालेंगे। मेरे दिमाग में बस एक ही जुनून सवार था कि किसी भी तरह उस जगह से, उस पूरे राज्य से दूर निकल जाऊं। जैसे तैसे पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद जब सुबह की पहली हल्की रोशनी आसमान में फैलने लगी और अंधेरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा, तो मैं एक बड़े शहर की सीमा में दाखिल हुआ और बिना कुछ सोचे सीधे पुलिस स्टेशन के सामने ट्रक रोक दिया। जैसे ही नीचे उतरा तो पैरों में जान नहीं थी और लड़खड़ाते कदमों से थाने के अंदर पहुंचा। वहां मौजूद संतरी और मुंशी मुझे देखकर सन्न रह गए, क्योंकि मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर ताज़ा चोटों के निशान थे और मेरी हालत किसी जंगली बदहवास इंसान जैसी लग रही थी। कांपती आवाज में मैंने कहा कि मुझे बड़े साहब से मिलना है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। थोड़ी देर बाद एक इंस्पेक्टर के सामने बैठकर मैंने दिल्ली से निकलने से लेकर उस खौफनाक रात के हर एक पल को बिना कुछ छुपाए बयान करना शुरू किया। टायर का फटना, रास्ते में मिले बूढ़े का अजीब व्यवहार, वह उजड़ा हुआ गांव, वहां परोसा गया डरावना खाना, राहुल का अचानक गायब हो जाना, खून से भरा घड़ा, बोरी में बंद इंसानी पैर और फिर जान बचाकर भागना, सब कुछ एक एक करके बता दिया। शुरुआत में इंस्पेक्टर को मेरी बात किसी फिल्मी कहानी से ज्यादा कुछ नहीं लगी और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ऐसी कहानियां बहुत सुनी हैं, साफ साफ बताओ कहीं किसी से झगड़ा हुआ है या कोई और बात छुपा रहे हो। मैंने रोते हुए कहा कि साहब, मैं सच बोल रहा हूं, एक भी शब्द झूठा नहीं है और अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलकर खुद देख सकते हैं। मेरा दोस्त राहुल खतरे में है या शायद अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। जब उन्होंने मेरे शरीर पर पड़े गहरे खरोंचों के निशान, जमी हुई धूल, फटे कपड़े और मेरी डरी सहमी हालत को ध्यान से देखा तो शायद उन्हें मेरी बात में कुछ सच्चाई नजर आई। आपस में थोड़ी बातचीत करने के बाद उन्होंने जांच के लिए मेरे साथ चलने का फैसला किया और एक इंस्पेक्टर व 3 कांस्टेबलों के साथ मैं पुलिस की जीप में बैठकर उसी रास्ते की ओर लौट पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद दोपहर के वक्त हम फिर उसी सुनसान हाईवे पर पहुंचे और हैरानी की बात यह थी कि दिन के उजाले में भी वह जगह उतनी ही वीरान और बोझिल लग रही थी। सड़क के किनारे धूल में मेरे ट्रक के टायरों के निशान साफ दिख रहे थे और कच्चे रास्ते पर मेरे पैरों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि मैं वहां गया जरूर था। लेकिन जैसे ही पुलिस की जीप उस कच्चे रास्ते पर मुड़कर गांव के अंदर दाखिल हुई तो जो नजारा सामने आया
उसने मेरी और पुलिस वालों की रूह तक हिला दी। वहां ना कोई इंसान था, ना कोई बूढ़ा, ना कोई बुढ़िया। पूरा गांव खाली पड़ा था। टूटे फूटे खंडहर जैसे घर वैसे ही खामोशी से खड़े थे, मानो बरसों से वहां किसी ने सांस तक न ली हो। न खून का कोई निशान, न बोरियां, न किसी तरह की हलचल, जैसे वह डरावनी जगह कभी थी ही नहीं। और मैं वहीं खड़ा यह सोचने पर मजबूर था कि जो कुछ मैंने देखा, क्या वह सच था या फिर वह रात हमेशा के लिए मेरी जिंदगी पर अपनी काली छाया छोड़ चुकी थी। लेकिन जिस एक घर में मैं उस रात रुका था, वहां दिन के उजाले में किसी इंसान के रहने का रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला। न वहां कोई बूढ़ा था, न बुढ़िया, न खून से भरा वह घड़ा, न कोई चारपाई, न बोरियों में बंद किसी इंसानी शरीर का नामो निशान। यहां तक कि जमीन पर गिरे हुए मेरे खाने के टुकड़े तक गायब थे। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि राहुल का भी वहां कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरा गांव और उसमें रहने वाली वह शैतानी परछाइयां रात के अंधेरे के साथ ही हवा में घुल गई हों। मिट्टी पर सिर्फ मेरे पैरों के निशान थे, भागते हुए, गिरते हुए, घिसटते हुए, लेकिन मेरे अलावा किसी दूसरे इंसान के कदमों का एक भी निशान वहां मौजूद नहीं था। आखिरकार पुलिस ने इसे मेरा वहम, किसी जंगली जानवर के हमले या गहरे मानसिक सदमे का असर मानकर केस बंद कर दिया और राहुल को एक गुमशुदा व्यक्ति घोषित कर दिया गया, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। मगर मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं कि उस रात मैंने क्या देखा था। वह कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि मैंने मौत को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखा था। उस घटना के बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। महीनों तक मैं रातों को सो नहीं सका, और आज भी अगर अंधेरे में कोई अनजान दरवाजा खटखटाता है या किसी सुनसान सड़क पर दूर से कोई लालटेन की हल्की सी रोशनी दिख जाती है, तो मेरी रूह तक कांप उठती है। मेरी कमर में रहने वाला वह दर्द भी शायद उसी रात की याद है, जब जान बचाने के लिए मैं दीवारों से कूदा था। मैंने लगभग ट्रक चलाना छोड़ ही दिया, क्योंकि अब लंबे सफर मेरे बस की बात नहीं रहे। मैं यह मान चुका हूं कि उस रात मेरा सामना किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि शैतान के ऐसे रूप से हुआ था जिनका जिक्र सिर्फ पुरानी डरावनी कहानियों में मिलता है। और मेरा दोस्त राहुल उसी अंधेरी शैतानी दुनिया में हमेशा के लिए खो गया। ये एक ऐसा जख्म है जो समय के साथ भी नहीं भरता, और शायद मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।